हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अ रॉकेट रिवीजन। सो क्लास 10th, जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप लोग का इंग्लिश का पेपर बहुत अमेजिंग जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इस रॉकेट रिवीजन में यू विल अंडरस्टैंड द समरी। आपको चैप्टर में कोई वोकैबुलरी वर्ड डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स हम साथ में याद कर लेंगे। इफ इट इज अ पोएम, सो वी आर गोइंग टू डील विद द समरी, द पोएटिक डिवाइसेस, और आई शुड से द लिटरेरी डिवाइसेस, द राइमिंग स्कीम, एवरीथिंग। एमसीक्यूज से लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं फुल स्पीड में, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड अ लेटर टू गॉड चैप्टर। नाउ इसमें वी हैव गॉट टू पोएम्स, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर नाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद डस्ट ऑफ स्नो नाउ. Now you already know the poem. I'm just going to quickly read it, okay? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. मतलब जिस तरीके से उस क्रो ने मेरे ऊपर शेक किया, क्या? एक हेमलॉक ट्री के ऊपर जो जो फ्लेक्स होते हैं ना, वो मेरे ऊपर गिरे। मतलब एक कौवा कहीं से उड़ के आया, वो उस टहनी पे बैठा हेमलॉक ट्री की। अब हेमलॉक ट्री जो होता है, इट इज अ पॉइजनस ट्री, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव थिंग, ठीक है? तो उस नेगेटिव पेड़ के ऊपर जो स्नोफ्लेक्स थी वो आके कहाँ गिरी? उसके ऊपर गिरी। नाउ अगेन क्रो रिजेंबल्स नेगेटिविटी, राइट? कौवा, हम हमेशा कोई कौवे को ऐसे बोलते नहीं, वाओ कितना ब्यूटीफुल कौवा है, वी हैव नेवर सेड दिस, राइट? So it is again talking about something negative. Has given my heart a change of mood. Now the poet is already sad. Poet जो है हमारा वो काफी sad चल रहा है। जैसे उसके ऊपर ये गिरता है तो उसका change of mood होता है, and saved some part of the day I had rued. And then he realizes that what is the point of being so sad. तो उसको लगता है कि अभी तक का दिन तो मैंने बर्बाद कर दिया, but now you know he is going to save some part of the day I had rued. जो मैंने rued मतलब जो मैंने पूरा खराब कर दिया, डिसअपॉइंट होके, सैड होके, अब मैं अपना बाकी का जो बचा हुआ दिन है उसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट काम करूंगा, पॉजिटिव रहूंगा. Now that is it. The poem is very short but it has got a great message. Who is the writer? I mean, who's the poet? पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who is the poet? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Who is the poet? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है? अब हमें पता है विंटर टाइम में, वरना समर्स में तो स्नो होगी नहीं, सो इट इज विंटर टाइम, स्नोइंग ऑल अराउंड, हर जगह स्नो हो रही है, ट्री इज कवर्ड विथ स्नो. पोएट एक बैड मूड में है, वो वॉक कर रहा है, कहाँ वॉक कर रहा है? हेमलॉक ट्री के बगल में से वॉक कर रहा है. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है. क्रो जो है आता है एंड ही सिट्स ऑन द हेमलॉक ट्री, वही ट्री जिसके नीचे से जो हमारा पोएट है वो गुजर रहा है. शुक डाउन द डस्ट ऑफ द स्नो ऑन द पोएट. डस्ट ऑफ द स्नो मतलब स्नो जो है उसके कुछ फ्लेक्स जो है वो नीचे गिरा देता है. स्नो पार्टिकल्स जो हैं वो पोएट के मूड को सैड से हैप्पी कर देते हैं, चेंज ऑफ मूड होता है. सडनली पोएट हमारे रियलाइज करते हैं दैट ही वेस्टेड हिज टाइम बीइंग इन सॉरो. दुखी होकर उसने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है. यूटिलाइज हिज रिमेनिंग डे इन डूइंग सम यूजफुल टास्क, और अब वो अपना आगे का दिन बर्बाद नहीं करेगा, इस टाइम को वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करने में, कुछ पॉजिटिव काम करने में यूज करेगा. सैडनेस जो होती है, इट वॉशेस अवे बाय द लाइट शावर ऑफ स्नो डस्ट. उसकी जो पूरी जो सैडनेस है, पूरी जो सैडनेस थी उसके अंदर का जो, मतलब उसको जो भारीपन लग रहा था, वो एकदम सा सौरों में जो डूबा हुआ था, वो उस एक छोटी सी स्नोफ्लेक से चली जाती है. Now he is filled with happiness, gets ready to use the rest of the day. Now he is all happy and he wants to use the rest of his day. Worst things often lead to the best memories. ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. कभी कभी हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है, ऐसा लगता है हमें कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन उनके थ्रू हमें हमारी बेस्ट ऑफ द मेमोरीज मिलती है. क्रो जो है, इट इज सपोज टू बी अ बैड ओमेन. ओमेन का मतलब क्या होता है? जो अपन बोलते हैं ना, शुभ अशुभ वाली बातें करते हैं, तो यूजुअली क्रो को अशुभ माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है. शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो यूज्ड इन नेगेटिव सेंस. नेगेटिवली कहा गया है कि वो उस डस्ट ऑफ स्नो को उसके ऊपर गिरा देता है. डस्ट का आपके ऊपर गिरना पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए ये भी एक नेगेटिव सेंस में कहा गया है. फ्रॉम हेमलॉक ट्री विच इज अनदर साइन ऑफ अ नेगेटिव ओमेन. The poet feels a change of mood and he remains happy for the rest of the day. So कभी कभी a small incident may prove to be of a larger significance. कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ एक बहुत छोटी सी घटना होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है. Little things in life can make huge changes in our future.
हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कभी कभी वो बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाती हैं. नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स इन लाइफ विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर. हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि नहीं, जिस दिन मैं मर्क खरीदूंगा या आउडी खरीदूंगा तब मैं खुश होऊंगा. आपके घर में एक नया खूबसूरत सा रोज़ का फूल खिला हुआ है, ठीक है, उसको देख के क्यों नहीं खुश हो सकते? आज मौसम बहुत अच्छा था, उसको देख के खुश क्यों नहीं हो सकते? सुबह आप जब उठे हो तो आप पूरी जो आपकी बॉडी है वो परफेक्टली काम कर रही है, इस चीज़ को देख के क्यों नहीं खुश हो सकते? हम वेट करते हैं उस एक दिन का जिस दिन हम कोई चीज़ अचीव कर लेंगे नहीं, हम उस दिन खुश होंगे. वो दिन तो कभी आएगा नहीं. वो दिन अगर कभी आ भी गया तब आपकी अचीवमेंट का जो लिस्ट है वो चेंज हो जाएगा एंड यू विल अगेन वेट फॉर द अनदर अचीवमेंट टू बी अचीव्ड, और उसके बाद आप फिर दुखी रहोगे. इसीलिए इट इज सेइंग दैट कभी कभी चीज़ों को नोटिस करके और अप्रिशिएट करके उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करके भी आप बहुत खुश रह सकते हो. सो दिस वाज द थीम ऑफ आवर पोम. ओके, नाउ राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. तो राइमिंग स्कीम है द वे अ क्रो. क्रो के साउंड को हमने ए दे दिया, मी बी दे दिया, स्नो स्नो क्रो सेम साउंड है, वापस ए दे दिया, ट्री मी ई का साउंड आ रहा है, बी दे दिया. सो फर्स्ट जो हमारा स्टैंजा है उसका जो राइमिंग स्कीम है वो हो गया ए बी. सेकेंड देख लेते हैं अगेन, हार्ट ए, मूड बी, पार्ट ए, रूड बी. सो इसका जो राइमिंग स्कीम है क्या है, वो है ए बी. ठीक है, अब आते हैं हम आगे. लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं. इसकी लिटरेरी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो आपकी जो पोम होती है ना उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है. पहली बात हम इसमें कर रहे हैं अलिट्रेशन. अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई एक लेटर बार बार जो है रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, यहाँ पे श और स का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं अलिट्रेशन. जैसे कि हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, ह का साउंड रिपीट हो रहा है. सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, इसमें स का साउंड रिपीट हो रहा है. मिकी माउस, कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है इसमें? कम ऑन क्विकली. डोनाल्ड डक, कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? अब समझ में आया अलिट्रेशन क्या होता है? सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ अलिट्रेशन. नेक्स्ट जो आपने लिटरेरी डिवाइसेस में यूज करी है दैट इज एसोनेंस. एसोनेंस का मतलब होता है जब किसी वोवेल का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है. कौन कौन से वोवेल्स होते हैं? ए ई आई ओ यू. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है शुक, डाउन, ऑन, मी. कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? ओ का साउंड रिपीट हो रहा है एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एसोनेंस. अगर कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है तो उसे हम कॉन्सोनेंस कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज एंजैम्पमेंट. एंजैम्पमेंट का मतलब क्या होता है? पोम्स में अगर फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन एक ही लाइन है वो, ठीक है, इट इज लाइक फर्स्ट लाइन कंटिन्यू होते हुए सेकेंड लाइन में पहुंच गई है, उसे एंजैम्पमेंट कहते हैं. जैसे कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, ये एक्चुअल में एक ही लाइन है, राइट? जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर शेक किया तो ये एक ही लाइन है, लेकिन हमने उसको डिवाइड कर दिया दो लाइन में. तो जब व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क, यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है, उसे हम एंजैम्पमेंट कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है. ओके, अब है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. नाउ you have got the first question. अब आपके पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, of the many symbols of hemlock tree represents, choose the one that Frost drew upon in all likelihood for this poem. हेमलॉक ट्री बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे इस पोम में वो सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहा है? लॉन्गिविटी, टुगेदरनेस, हीलिंग या प्रोटेक्शन? सो द आंसर हियर इज हीलिंग. क्यों? क्योंकि जो पोएट है उसके मूड को क्या कर दिया, उसने हील कर दिया. सो दैट इज वाई यहाँ पे हेमलॉक ट्री जो है वो हीलिंग करने को रिप्रेजेंट कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग्स ऑफ द पोएट प्रायर टू द एक्सपीरियंस शेयर्ड इन द पोम. मतलब अब वो बोल रहा है कि जो एक्सपीरियंस पोम को पोएट को इस पोएम में हुआ है, मतलब जब वो उसके ऊपर स्नोफ्लेक गिरा उसके पहले वो क्या फील कर रहा था. सो उसके पहले वो क्या फील कर रहा था? डिसअपॉइंटेड था, डिमोटिवेटेड था और डिसहार्टेंड था. ठीक है, डिसअपॉइंटेड मतलब आप हताश हो गए, डीमोटिवेट मतलब आपके अंदर कोई आशा ही नहीं बची, और डिसहार्टेंड मतलब दिल छोटा कर लेना. नेक्स्ट वी हैव
आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज द वर्ड रू करेक्टली। अब रू का मतलब क्या होता है? खराब कर देना, कोई चीज वेस्ट कर देना। तो इसमें कौन सा है सेंटेंस जिसमें इस वर्ड का सही यूसेज नहीं हुआ है? द फिल्म वॉज अ डिजास्टर एंड ही रूड हिज डिसीजन टू एक्ट ऑन इट। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ही रूड हिज डिसीजन, मतलब वो अपने डिसीजन को एक्ट इन इट, तो उसको लग रहा है यार मैंने इस मूवी में एक्ट किया ही क्यों। जैसे लेट्स से कि शाहरुख ने एक नई मूवी करी और मूवी बहुत ही खराब निकली, अब वो क्या सोच रहा है, यार मुझे ये मूवी करनी ही नहीं थी। सो वो अपने एक्शन जो उसका वेस्ट हो गया एंड ही रूड हिज डिसीजन, उसको बुरा लग रहा है। आई एम श्योर शी रूड द डे शी लिसन टू अ फॉर्च्यून टेलर। यू नो, अरे यार उसने तो अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक गई थी फॉर्च्यून टेलर के पास। फॉर्च्यून टेलर वो होते हैं जो भविष्य बताते हैं। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर आई ड्यूड माई डिसोबीडियंस एंड माई डिसीट, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरा डिसोबीडियंस और मेरा डिसीट है वो गलत था। अदर्स फाइनली ड्यू द वन हु इज़ डिसऑनेस्ट एंड हार्टलेस, लोग उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं जो डिसऑनेस्ट होता है और हार्टलेस होता है। यहाँ पे ड्यू का सही मीनिंग यूज़ नहीं किया है, बाकी तीनों जगह ड्यू का सही मीनिंग यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज synecdoche is a poetic device that uses a part to represent the whole, जैसे कि that is a great set of wheels। अब यहाँ पे wheels का मतलब क्या है? कार, लेकिन हमने सिर्फ एक wheels बोला और जबकि हम पूरे कार की बात कर रहे हैं। तो synecdoche is like जहाँ पे आप एक छोटी सी पार्ट को बता रहे हो लेकिन आप बात पूरी चीज की कर रहे हो। सो यहाँ पे हमें इस पोम में synecdoche का एग्जाम्पल चाहिए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। नाउ इसमें बहुत ही सिंपल है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो क्या सिर्फ दिल को दिया है? नहीं, पूरी की पूरी बॉडी को दिया है ना, माइंड को, सोल को, सबको दिया है। तो यहाँ पे हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए दिस इज synecdoche। नेक्स्ट वन इज चूज द ऑप्शन showing the reason not corresponding with a crow shook down on me the dust of snow। अब वो बोल रहे हैं चूज द ऑप्शन शोइंग द रीजन नॉट, ऐसा कोई रीजन जो इसके साथ नहीं जा रहा है। द क्रोज लैंडिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ये तो जा रहा है। द शिवरिंग ऑफ द क्रो ड्यू टू द कोल्ड, द रीएडजस्टमेंट ऑफ पोजिशन ऑफ द क्रो ऑन द ब्रांच, ये भी हो सकता है कि कौवा कहीं से उड़ के आने की जगह वहीं पे हो और बस वो थोड़ा सा एडजस्ट हुआ हो। द काउइंग ऑफ द क्रो हिडन इन द फॉलियाज, फॉलियाज में जो वो उसकी जो काव काव है वो, अब देखो शिवर किया तो भी गिर सकता है, राइट? अगर वो स्नो के ऊपर है तो दूर से उड़ के आया तो गिर सकता है, शिवर कर रहा है तो गिर सकता है, अगर उसने अपने आप की पोजीशन को एडजस्ट किया तो गिर सकता है, लेकिन काव काव जो किया हुआ है और छुपने से ऐसा तो कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोम इवोक्स अ सेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट जस्टिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पोम है ये हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट को जस्टिफाई करती है, इसको हमें इसका मतलब बताना है। Just like the colors black and white are opposite to each other, similarly emotions of happiness and sadness are also opposite to each other। जैसे black and white कलर आपस में एकदम opposite है, उसी तरीके से खुशी और दुख ये दोनों एकदम opposite हैं। The poet's sad mood changes to being happy when the dust of snow falls upon him। तो जो पोएट का जो सैड मूड है वो तुरंत हैप्पी मूड में हो जाता है जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फॉल करती है। Thus, these opposite emotions can be specified through the colors black and white। तो ये जो opposite emotions हैं इन्हें उसने black and white से जो है syndicate किया है, मतलब एक तरीके से indicate किया है, दिखाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो प्लीज एक बार मैं और बता रही हूँ इसको। जस्ट लाइक द कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, मेरे साथ याद कर लो, ठीक है? जस्ट लाइक द कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सिमिलरली जो इमोशंस हैं ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस दे आर ऑल्सो ऑपोजिट टू ईच अदर। जो पोएट का जो सैड मूड होता है इट चेंजेस टू हैप्पी मूड, कब? when the dust of snow falls on him। okay, the poet's sad mood changes to happy mood when the dust of snow falls on him। thus these opposite emotions, ये जो opposite emotions हैं can be specified as black and white। clear? चलिए आगे बढ़े। the crow
and hemlock are usually used as negative references in literature. How is this different in this poem? मैंने आपको बताया था क्रो जो है और जो हेमलॉक ट्री विच इज अ पॉइजनस ट्री, इन दोनों को नेगेटिवली माना जाता है, नेगेटिवली लिया जाता है. तो इस पोम में किस तरीके से ये अलग है? सो द आंसर हियर इज एज पर द जनरल परसेप्शन. जो जनरल परसेप्शन है लोगों का, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर बैड ओमेन्स. क्रो और जो हेमलॉक ट्री है इन्हें क्या कहा जाता है? अशुभ कहा जाता है, बैड ओमेन कहा जाता है. दे डिपिक्ट सॉरो. ये किस चीज को बताते हैं? ये सॉरो को बताते हैं. जैसे नंबर 13 हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? भूतिया बोलते हैं ना. उसी तरीके से ये जो हेमलॉक है, क्रो है, इनको सॉरो, दुख के बारे में बताते हैं ये. However, in this poem, these two have been shown as the harbingers of happiness. लेकिन ये दोनों जो हैं वो एक तरीके से सोर्स हैं हैप्पीनेस के. They uplift the poet's sad mood and cheer him up. और इन्हीं की वजह से पोएट का जो सैड मूड है वो चला जाता है और वो उसको चीयर अप कर देते हैं. ठीक है, मतलब समझ में आया? याद करें फटाफट. So the crow and hemlock are usually used as negative references in literature. Okay, so यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? As per the general perception, जो हमारा general perception है, the crow and the hemlock tree are considered to be bad omens. क्या सौरो, क्या डिपिक्ट करना, मतलब क्या पोर्ट्रे करते हैं, क्या दिखाते हैं वो? सौरो को. However, ठीक है, लेकिन in this poem these two have been shown as the harbingers of happiness. harbinger का मतलब होता है source of happiness and they uplift मतलब होता है उठा देना. ठीक है, तो पोएट के सैड मूड से उसको उठा के हैप्पी मूड कर दिया. Next question is, what does the presence of a hemlock tree tell you about the setting of the poem? Hemlock tree अगर है तो मतलब poem की setting क्या है? मतलब setting का मतलब यहाँ पे क्या होता है? location होता है. So the hemlock tree is a poisonous tree that is considered to be a bad omen. ठीक है, hemlock tree एक poisonous tree है जिसे हम bad omen consider करते हैं. It indicates that the poet was in a bad mood. क्या बता रहा है वो? कि पोएट जो है बैड मूड में था. ऑल्सो हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस ट्री होता है, थोड़ा सा थॉर्नी टाइप का. सो इसका मतलब वो कहीं पे जो है आईसी रीजन में है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड. एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. अब देखो ये क्वेश्चन में आपसे पूरे पोएम की समरी मांग ली, आपको पता भी नहीं चला. उन्होंने क्या कहा, कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट जो होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसमें आपका पूरा आने वाला जो दिन होता है वो बच जाता है. जैसे पोएट का दिन वेस्ट नहीं हुआ. तो डस्ट ऑफ स्नो के पर्सपेक्टिव से आपको ये बताना है, मतलब कुछ नहीं करना है, पूरी समरी लिख देनी है. ठीक है, चलो इधर देख लेते हैं. अब यहाँ हमें कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं. नथिंग इज गुड और बैड, ओनली आर थिंकिंग मेक्स इट सो. मतलब कुछ भी गलत और सही नहीं होता, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच होती है. बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री. हमारी लाइफ में जो भी सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्यार हो गया, नेचर हो गया, ये सब क्या है? फ्री है. लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, वी शुड सॉल्व देम रादर देन सिटिंग एंड रिग्रेटिंग इट. लाइफ है मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, सौरों में डूब जाने से अच्छा है दैट वी शुड सॉल्व इट. ओके, समटाइम्स अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स चेंज द मीनिंग ऑफ लाइफ. कभी कभी जो चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती वो भी आपकी लाइफ का पूरा मीनिंग बदल देती हैं. लाइक अ लेसन taught by the crow and the hemlock on how to take adverse season in stride and work for the better life. अब इसका मैं आपको आंसर बता रही हूँ, डिटेल आंसर. So let's start. The poet Robert Frost tries to convey that even simple and ordinary incidents have great significance in our life. So Robert Frost हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में छोटी छोटी और ordinary incidents जो होते हैं वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा important. Significance का मतलब होता है importance. ठीक है, Nothing is good or bad. कोई भी चीज़ जो होती है अच्छी बुरी नहीं होती. It is only our thinking that makes it so. ये हमारी सोच होती है जो इसको ऐसा बना देती है. Best things in life are free of cost. Life is full of problems and obstacles. जो अब देखो यहाँ पे हमने जो pointers दिए हमने उसी से पूरा आंसर फ्रेम कर दिया है. We should try to solve them rather than sitting and regretting. Sometimes even the unimportant things change the meaning of life. A simple action of a crow who shook off the dust of snow on the poet. एक जो simple action था crow का जिसने dust of snow जो है poet के ऊपर shake कर दिया था
taught him a great lesson. उसने उसको कितना बड़ा लेसन सिखा दिया. The poet realized that he had wasted his day in repenting. पोएट ने रियलाइज किया कि उसने अपना पूरा जो दिन है वो रिपेंट करने में, दुखी रहने में गुजार दिया, then doing some useful activity. इसकी जगह वो कोई यूजफुल एक्टिविटी कर सकता था. He understood how to take adverse season in stride and work for a better life. Okay. Next question is, what is the underlying message for us in our hectic life with reference to the poem? इस poem में एक underlying message है about the hectic life that we are living. वो message क्या है? ये भी आपके previous year में आया था, बहुत important question है. The underlying message for us with reference to the poem Dust of Snow is that we should always be optimistic towards life. इसका जो underlying मतलब छुपा हुआ जो message है वो ये है कि we should always be positive towards life. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव. इन द ग्रेव आवर्स ऑफ डिप्रेशन, ग्रेव आवर्स ऑफ डिप्रेशन मतलब जो हमारा बहुत ही सैडनेस वाला टाइम होता है, द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ नेचर कैन लीड टू अ ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज. जब हमारे साथ सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, कभी कभी लगता है कि लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा, तब भी नेचर का एक छोटा सा एक्ट जो होता है वो हमें उस डिप्रेशन में से निकाल देता है. जैसे बहुत गंदा सा आपका मन हो रहा है, आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से अगर बारिश हो जाए तो आपका मन बहुत अच्छा हो जाता है, राइट. कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्मॉल सी बर्ड होती है, वो आती है आपकी बालकनी में बैठ जाती है, आप उसको देखते हो और आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है. सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग दैट इन द ग्रेव आवर्स ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ नेचर कैन लीड टू अ ड्रास्टिक ऑप्टिमिस्टिक चेंज. Next is, how has the poet observed nature in the poem Dust of Snow? पोएट ने नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया हुआ है? The poet has observed nature as a positive medium of change for him. पोएट ने नेचर को क्या बोला है? एक तरीका है, एक चीज है जिसके थ्रू उसके ऊपर एक पॉजिटिव चेंज आया है. द पोएट हैड बीन इन पेंसिव मूड इन द पोएम. अब देखो यहाँ पे सॉरो वर्ड यूज हुआ है. पेंसिव का मतलब क्या होता है? सैड. ठीक है. सो पोएम जो पोएट है हमारे वो एक पेंसिव मूड में है. ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको प्लीज याद कर लो, कहीं लिख लो. ये लिख के आना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. बट वेन द वे अ क्रो शेक स्नो डस्ट ऑफ, लेकिन जिस तरीके से एक क्रो जो है वो स्नो डस्ट को फेंक देता है, इट चेंजेस हिज मूड. नेचर गेव हिम द इंस्पिरेशन टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर. और नेचर ने उसको ये इंस्पिरेशन दिया कि वो एक पॉजिटिव मैनर में बिहेव करे. And here we are done with our poem. I hope that you're sorted. ठीक है, समरी आपको पता चल गई, मीनिंग आपको पूरा अच्छे से पता है, और रिदमिक जो इसका पैटर्न है वो हमने देख लिया है, राइमिंग स्कीम देख ली मतलब, एंड पोएटिक डिवाइसेस, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज ओवर. सो अब इसमें से जब कोई क्वेश्चन आएगा ना तो एक भी मार्क का गलती करके मत आना. ठीक है, वी हैव इवन लर्नड द आंसर्स टुगेदर. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फायर एंड आइस. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, मेक श्योर दैट यू आर ऑल गुड. ठीक है, जो भी चीज़ टेंशन दे उसे अटेंशन मत देना, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है. अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है? पढ़ाई पे फोकस करना है. स्टे हाइड्रेटेड, ईट हेल्दी, बी गुड, एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.